Okay class, again I'm here, right? So we have discussed all semiconductor, atom and nuclei, all the parts of atom too, right? So in this max marks, right, question bank from Vidya Prakashan Mandir. तो as we have discussed before, मैंने आपको पहले ही बताया इसमें कि आपको डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हमने यहाँ पर डिस्कस की हुई है, राइट? तो अगेन मैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ विद these are the problem related with the chapter that we have the nuclei, right? So here let's go through atom की प्रॉब्लम से बेटा भी हमारे पास यहाँ पर ये, तो यहाँ पर assertion reasoning से शुरू करेंगे, कुछ जो इजी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ जो थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे. 7 to 8 प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो थ्रू द सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स. जैसे कि हमने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 टाइप की सीरीज होती हैं. वेरी फर्स्ट दैट इज द लीमान, राइट? बामर, पार्शन, पीफंड एंड राइट. तो इस तरह के मेरे पास 4 सीरीज हैं. उसके बेसिस पे हमने एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनाया है, राइट? अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से असर्शन रीजनिंग बेस्ड यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो इसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हैं, ठीक है बेटा? सो जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं व्हाट वी हैव. सो हियर नाउ, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है असर्शन रीजनिंग बेस्ड है. वी नो दैट द 4 पॉइंट्स दैट वी हैव, दोनों करेक्ट हैं, एक सही है, एक गलत है, राइट? ऑप्शंस वी नो दैट. चलिए पहला है असर्शन पढ़ के देखते हैं यहाँ पर क्या है. इन द लीमान सीरीज द रेशियो ऑफ द मिनिमम एंड द मैक्सिमा वेवलेंथ. हमने मिनिमा और मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था और मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाई थी, राइट? आई टोल्ड यू कि मेरे पास यहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं, राइट? ये एनर्जी लेवल है, किसने दिए थे? बोर्स के मॉडल में, राइट? बोर्स के हाइड्रोजन मॉडल में एनर्जी लेवल हमने डिस्कस किया था. एनर्जी वॉज दैट वाज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एनी स्क्वायर. ये मेरे पास एनर्जी होती है इन एनी ऑर्बिट, राइट? इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में अगर एनर्जी निकालनी हो मुझे, तो बेटा आई कैन गो थ्रू विद 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एनी स्क्वायर. एन क्या होगा सर? एन क्या होगा? एन होगा यहाँ पे किस नंबर का ऑर्बिट है, ये किस नंबर का ऑर्बिट है ये, तो एन होगा मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, राइट? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है, लाइक दैट. सो हियर व्हाट वी हैव, तो यहां पर तो मेरे पास सिर्फ 1 है, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है एंड सो ऑन डॉटेड. तो सबसे पहले इसने ये कहा, क्वेश्चन को देख लेते हैं. अच्छा, वन मोर थिंग, एक बार मैं आपको ये चीज और बता दूं, यहां पर कभी कभी क्वेश्चन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के नाम से भी आ जाता है. तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है. बड़े ये कोई नया पॉइंट नहीं है. अगर मैं n इक्वल टू 1 की बात करता हूं, भाई n इक्वल टू 0 कुछ होगा ही नहीं ना. n इक्वल टू 0 इटसेल्फ विल बी अ न्यूक्लियस. n इक्वल टू 0 अपने आप में न्यूक्लियस ही होगा, राइट? तो अगर मैं n इक्वल टू 1 को चेक करता हूं, राइट? अगर मैं n इक्वल टू 1 को चेक करता हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, याद रखेंगे आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेज, राइट? ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. इसके बाद मेरे पास अगर n इक्वल टू 1 की बात मैं करता हूं, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट एक्साइटेड, राइट? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसके बाद अगर मैं चलता हूं n इक्वल टू 2, इसको मैं बोलता हूं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, राइट गाइज? इसको बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट. और सिमिलरली अगर मैं n इक्वल टू 3 पर जाऊंगा, आई कैन कॉल इट द सेकंड, तो मेरे पास थर्ड. तो मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट हो गया, मेरा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट हो गया, फिर मेरे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा. n इक्वल टू 1 2 3 में इसी तरीके से यहां पर मेंशन कर सकता हूं. तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा. तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैंने और क्या बताया था, एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं. यहां पर मैंने आपसे कहा था इक्वल टू एच म्यू होता है. एच म्यू, एच क्या है बच्चे? यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, राइट? तो यहां पर जिसका हमने प्रूफ एंड भी किया एटम वाले चैप्टर में, राइट? द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वी प्रूव्ड द प्लैंक कांस्टेंट थ्रू द ग्राफ. नाउ हियर, तो म्यू क्या मेरे पास है? फ्रीक्वेंसी है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ, राइट? तो मैंने फ्रीक्वेंसी आपको बोला था, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा. सी अपॉन लैम्डा. तो सिंपल यहां पे एक रिलेशन निकल कर आता है, एक रिलेशन निकल कर आता है यहां पर कि मेरे पास जो एनर्जी है, वो जो एनर्जी है वो बेटा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. सो हियर वी कैन चेक, सर एनर्जी मेरे पास वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो एनर्जी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के. और सी का यहां पर कोई भी मैटर नहीं होगा, सी का कोई भी मैटर नहीं होगा. रीजन बीइंग
सर c जो मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट है, यहां पर ये सब चीजें कांस्टेंट होती है और h इटसेल्फ अ कांस्टेंट। तो मुझे अगर चिंता करनी है तो मुझे इन दो पैरामीटर की चिंता करनी है भाई। अगर आप हमसे कहेंगे सर मैक्सिमम वेवलेंथ, कोई बात नहीं सर। अगर उसने कहा क्वेश्चन में, इन द क्वेश्चन जैसे यहां पर बोला हुआ मिनिमा और मैक्सिमम वेवलेंथ, राइट, मिनिमा और मैक्सिमम वेवलेंथ। अरे बेटा जब यहां पर लीमान सीरीज की बात हो रही है, द रेशियो ऑफ द मिनिमम, ये लैम्डा मिनिमम, राइट, और मैक्सिमा ये, तो घुमा फिरा कर क्वेश्चन में आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो आपसे ये कहना चाह रहा है अगर ये मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी मैक्स। दूसरी बात, अगर लैम्डा मैक्स की बात करता है तो एनर्जी बेटा मिनिमम होगा। वाई सर, एनर्जी इज इनवर्सली राइट प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो बेटा अगर मैं ये दोनों चीजें चेक करता हूं, राइट, तो उन्होंने ये कहा कि दोनों का जो रेशियो, वेवलेंथ का रेशियो 3/4 होगा, जो एनर्जी का रेशियो होगा वो 3/4 होगा। ओके ठीक है, चेक करके देखते हैं अभी हम। और दूसरा रीजन क्या कहता है, रीजन क्या रखा है इसने कि भाई लीमान सीरीज कॉन्स्टिट्यूट द स्पेक्ट्रल लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। अब सुनिए, यहां पर मैक्सिमा टू मिनिमम का जो रेशियो होगा ये तो हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे ना। मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला है, राइट, मेरे पास एक सिंपल फॉर्मूला, मैं उस फॉर्मूले को यूज करके इनका रेशियो निकाल सकता हूं। यहां पर इन्होंने ये कहा था कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम द हायर एनर्जी टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हायर, ये कोई इसका रीजन थोड़ी ना है। ये जो मैंने रीजन यहां पर मेंशन किया है, इट्स नॉट द प्रॉपर रीजन फॉर दैट। अरे भाई ये तो हमने सिंपल फॉर्मूला पढ़ रखा है, बोरसन ने हमें एक स्पेक्ट्रल लाइंस और एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दे दिया था, उन्होंने एक फॉर्मूले को डिजाइन किया था, उसके बेसिस पर मुझे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, दिस इज अनदर लॉजिक। तो यहां पर साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि बेटा यहां पर एसर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है मुझे, जो एसर्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अभी भी नहीं कह सकता मैं करेक्ट है नहीं है, स्टिल मैं ये नहीं कह सकता कि करेक्ट है नहीं है, बिकॉज मुझे यहां पे 3 और 4 दोनों चेकआउट करने पड़ेंगे और उसके बाद में ये चेक करूंगा कि बेटा ये, लेकिन ये मुझे श्योर हो गया कि जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा ये इससे रिलेटेड ही नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन की तो बहुत दूर की बात है। यहां पर मैं टिक करूंगा सी। कैसे सर, एसर्शन मेरा करेक्ट है बट रीजन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इससे कोई लेना देना ही नहीं है और प्रॉपर्ली इन्होंने जो यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है इट इज नॉट करेक्ट। अब बात आ जाती है सर आपने ये कैसे पता किया कि जी एसर्शन जो है वो करेक्ट है, एसर्शन जो है वो करेक्ट है, साफ साफ हमें दिख रहा है। मुझे कहना लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिनिमम बाय लैम्डा मैक्सिमम। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू डिटरमाइन करने की कोशिश करता हूं तो मुझे यह पता है कि लीमान सीरीज में रेशियो ऑफ द मिनिमम वेवलेंथ टू द मैक्सिमम। तो इसका मतलब यह हुआ अगर मैं लीमान सीरीज में एनर्जी मैक्सिमम की बात करता हूं, अगर मैं लीमान सीरीज में मैक्सिमम एनर्जी की बात करता हूं तो मैं किस पर्टिकुलर ऑर्बिट से 1 वाले में आऊंगा। तो यहां पे 2 है, ये 3 है, 4 है, ये 5 है, लाइक दैट एंड्स ऑन डॉटेड डॉटेड में कर यहां पर इंफिनिटी तक जा सकता हूं। चलिए ओके सर, लेकिन जरा समझने की कोशिश कीजिए बेटा, अगर लैम्डा मिनिमम है तो एनर्जी मैक्सिमम होगा और एनर्जी मैक्सिमम लीमान में कब होगा, आपको किसी भी ऑर्बिट से 1 में आना होता है, आपको किसी भी ऑर्बिट से 1 में आना होता है। चलो हम किसी भी ऑर्बिट से अगर 1 में आते हैं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सर 13.6 तो मेरे यहां पर आएगा, राइट, और इससे ऊपर अगर मैं जाऊंगा तो मुझे ये वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी। तो अगर मैं डिफरेंस अगर देखता हूं तो ये एनर्जी का डिफरेंस मेरा क्या आ जाएगा, ये एनर्जी का डिफरेंस मेरा, और दूसरा अगर मैं मिनिमम वेवलेंथ अगर मैं मिनिमम लेता हूं तो मुझे किससे आना पड़ेगा, बस सीधी बात है, अगर मैं मिनिमम यानी एनर्जी मैक्सिमम अगर लेता हूं, अगर एनर्जी मैक्सिमम लेता हूं तो मैं किसी लास्ट वाले से, इंफिनिटी वाले से कहां पर आऊंगा, इंफिनिटी वाले से पहले वाले में आऊंगा तो एनर्जी मेरी मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर मैं मिनिमम लेता हूं कि मैं मिनिमम लेता हूं कि इससे कम तो हो ही नहीं सकता, तो बेटा दूसरे वाले से क्यों नहीं आ जाते हो, तो सेकंड वाले से फर्स्ट वाले में आइए। तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है अगर मैं दोनों की वेवलेंथ का रेशियो लेता हूं, यानी अगर दोनों की वेवलेंथ का रेशियो लेता हूं तो लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम, तो एनर्जी का जो मेरे पास रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा सर, ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम। इनडायरेक्टली मुझसे क्या पूछा जा रहा है, ई मैक्स अपॉन ई मिनिमम। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा बाय अप्लाइंग द पर्टिकुलर फॉर्मूला, विच पर्टिकुलर फॉर्मूला, वी नो दैट, जरा समझिएगा। या फॉर्मूला मेरे पास है, यहां पर फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, 1 अपॉन, राइट, वैल्यू मुझे अच्छी तरह से याद है, यहां पर
1/n² माइनस n2², राइट। यहां पर आप कांस्टेंट लिखते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट 1.06973 इंटू 10⁻⁷ वैल्यू पुट करके। तो जब आप यहां पर n1² और यहां पर n2² लिखोगे, सॉल्व करोगे, राइट, तो यहां पर जो रिलेशन निकलेगा वो एग्जैक्टली 3/4 आएगा, एग्जैक्टली 3/4 आएगा, राइट। तो सीधे इसका आंसर होगा सी। तो डायरेक्टली मैं यहां पर अगर मैं रीजन को चेकआउट करता तो मेरे पास ऑप्शंस जो आ जाते, बेटा ये गलत हो जाता है, इसको मैं टिक नहीं करता, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते। कौन सा? सर जिसके अंदर मेरे पास रीजन को गलत किया गया है। तो रीजन गलत किस में किया जाता है? एक तो डी में, और ऑप्शन नंबर बी पढ़िए जरा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? बोथ आर करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक मेरा इसमें ध्यान जाता, लेकिन बेटा यहां पर साफ साफ पता चल सकता है कि इसने क्या बोला कि रीजन भी करेक्ट है। रीजन तो करेक्ट है ही नहीं, सिंपल एक ही ऑप्शन बचता मेरे पास, वो क्या है? सी, राइट। नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट वी हैव, क्या बोलता है इस क्वेश्चन में, समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर इन दिस वन, नाउ द, अभी केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम है, राइट, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम है। यहां पर मुझे करना क्या है जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर व्हाट एल्स वी हैव, राइट, 2 3 4 5, ओके। चलिए बेटा, केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम में किस टाइप के क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोलता है यहां पर? द एक्साइटेशन इन द फिजिक्स, राइट, द एडिशन ऑफ डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, मैं आपको पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं, अगर कभी भी आप केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम करें, राइट, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने कोई केस स्टडी कभी पढ़ी ही नहीं है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया, आपने मतलब स्टडी को नहीं, वो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपने कभी नहीं पढ़ा और उससे आपको क्वेश्चन मिल गया तो आपसे एक भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। केस स्टडी में खास बात ये होती है उससे रिलेटेड आपने कोई ना कोई पॉइंट जरूर पढ़ा होगा, राइट। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो एटलीस्ट 1 या 2 पॉइंट यू विल गेट, राइट, ओवर देयर इन द केस स्टडी। तो केस स्टडी को छोड़े ना और बिल्कुल भी, राइट, उसको लीव आउट आपको नहीं करना, अच्छी तरह से पढ़ना है। देखो क्वेश्चन पढ़ने बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या है, क्या इसके अंदर ऑप्शंस हमें दिए जाएंगे, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। क्या बोलता है ये? द एडिशन ऑफ द डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट, अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अ सिस्टम सच दैट एन एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है, किसी हम न्यूक्लियस को एनर्जी देते हैं तो क्या बोलता है? एन एटम और अ मॉलिक्यूल दैट रिजल्ट इन इट्स अल्टरनेशंस ऑर्डिनरीली फ्रॉम द कंडीशन ऑफ द लोवेस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट। अभी मैंने बताया आपको ग्राउंड स्टेट दैट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 3 दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फिर 4, n इक्वल टू 5 डॉट डॉट डॉट, ऑर्बिट नंबर बढ़ते चले जाते हैं, राइट। तो हायर एक्साइटेड स्टेट, राइट गाइस। सो इन द न्यूक्लियर atomic and the molecular system, the excited state are not continuously distributed but have only certain discrete energy values. Thus, external energy can be absorbed only in corresponding discrete amounts, right? In hydrogen atom, actually it is completely based on the Bohr's का जो मॉडल है उसके ऊपर बेस्ड इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया है, अब आपको पता चल गया होगा, राइट गाइस। An excitation energy of the 10.2 electron volt is required to promote the electron from its ground state to first excited state। यानी क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट, क्या बोला इसने? प्रमोट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब क्या हो रहा है? n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 से लेके मेरे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो गई? 2। तो 1 से लेके कहां जाना है मुझे? 2 के लिए बात हो रही है। अ डिफरेंट एक्साइटेशन एनर्जी इज नीडेड टू रेज द इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या बोल देते हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल। भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या? एक बार मैं बता देता हूं आपको, को याद होना चाहिए, केमिस्ट्री का टर्म है एक, बट यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी भी ऑर्बिट में, राइट, अगर किसी भी ऑर्बिट में मैं कुछ एनर्जी ड्रॉप करता हूं, राइट, मैंने कुछ एनर्जी दिया और उसकी आउटर मोस्ट शेल से, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन में निकालना चाह रहा हूं, उससे मैं उसको एमिट कराना चाह रहा हूं, उससे एग्जिट कराना चाह रहा हूं। सो वट एवर द एनर्जी आई विल अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर एटम, दैट्स कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। चलिए अब क्या बोलता है? द डिफरेंट एक्साइटेशन एनर्जी इज नीडेड, यस बिल्कुल सही है,
टू रेज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बिल्कुल सही है। अगर मैं ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट तक अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर राइट इलेक्ट्रॉन को जंप कराता हूं, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा। अगर हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, और अगर लोअर से हायर में जाता है तो रिलीज, और हायर से लोअर में आएगा तो वाइस वर्सा। राइट गाइस, चलिए अब यहां पे यार आगे देखते हैं क्या कहता है, समझिए। नाउ द वेरी फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है और आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन को टिक करने से पहले क्वेश्चन आपको समझना होता है क्या है। डायरेक्टली टिक नहीं करेंगे कि भाई ये तो मुझे लग रहा है, मुझे इसका बिल्कुल लेवल याद है और मैं इसको एकदम से वैल्यूज इसकी मार्क कर दूंगा। यहां पर n इक्वल टू 1 है, सो एनर्जी का लेवल होता है बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। यहां पर ये तो हर जगह ऑर्बिट में एप्लीकेबल होगा। अगर मैं इसकी एनर्जी देखूंगा तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहां पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, पहला है तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 2, यहां पर हो जाएगा मेरे पास 3, यहां पर हो जाएगा मेरे पास 4, यहां पर हो जाएगा मेरे पास 5। चलो बेटा इसको 2 से डिवाइड करूंगा यानी 4 से डिवाइड करूंगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रटना नहीं है बिल्कुल भी, 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 4 3 12, और 4 से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 तो 4 4, यानी नियर अबाउट मेरे पास 3.4 के आसपास एनर्जी आती है। चलिए ठीक है सर। अब इसके अबव अगर मैं बात करता हूं 30, आंसर तो आपका आ चुका, क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करा, लेकिन अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर। 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, अब 3 का स्क्वायर यानी 9 से करूंगा बेटा, तो 9 से करूंगा तो 9 से कितनी टाइम जाएगा, 1 बार कितना बचेगा मेरे पास 9, और कितना 4, तो 9 से ऑन एन एवरेज वैल्यू दैट यू वुड हैव अप्रोक्सीमेट 1.0 समथिंग, हम इसको नियर अबाउट 1 लेट करके चलते हैं। वैसे यहां पर वैल्यू जो आपको 1.5 के आसपास मिलेगा, राइट। तो चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने लेट कर लिया। अब मैं यहां पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो व्हाट आई विल गेट 16, तो नियर अबाउट 0.85 के आसपास आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इतनी मैथ्स आपको अच्छी तरह से आती है, मैं इसको नहीं करूंगा पूरा सॉल्व। आंसर देखते हैं क्या होगा जी। If 13.6 electron volt energy is required to ionize the hydrogen atom, ionize का मतलब क्या है, एनर्जी देना है और इलेक्ट्रॉन लूज कराना है, राइट। हाइड्रोजन एटम, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2, इजी, समझ में आ गया, राइट। क्या कह रहा है भाई, मुझे 13.6 एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सिंपल है। तो अगर मैं 13.6 इलेक्ट्रॉन एनर्जी अगर मैं दूंगा, और वो कहां पर होती है सर, ये तो मेरे पास ग्राउंड स्टेट में होती है, इसका मतलब कहां की बात कर रहा है सर, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, और न्यूक्लियस के जस्ट पहले वाले ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है। अब अगर पहले वाले ऑर्बिट की बात करता है और क्या कहता है आपसे, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज द हाइड्रोजन एटम, देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2। सीधी बात है, डायरेक्टली यू कैन डू दैट। क्या करना है, 1 मैंने बनाया हुआ है, 2 ये रहा, पहले वाला कहे ये नहीं कहेगा कि भाई n इक्वल टू 1 से 2 में चला गया या n इक्वल टू 2 से 1 में आ गया, खुद करना है। और खुद जब करोगे तो साफ साफ वो आपको यहां पर दिख रहा है कि बेटा यहां पर तो n इक्वल टू 1 पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी है, माइनस में, और n इक्वल टू 2 पर अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग यू विल गेट द पर्टिकुलर वैल्यू। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर आ जाएगा इट इज 10.2। कैसे आया सर, अरे भाई एनर्जी का डिफरेंस देखिए, यहां पर एनर्जी का डिफरेंस मेरा 1 वाला है और ये वाला क्या मेरे पास 2 वाला है, दोनों का डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो इजीली यू कैन डिटरमाइन। इसी तरीके से अगर वो डिफरेंट स्टेट्स भी अगर मुझे दे देता, मुझे एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, देन आई विल गेट इट, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर कभी भी तो बोर्स की ये जो रिसर्च थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रदरफोर्ड सर ने तो ये कहा था कि भाई अगर कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, राइट, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है, हालांकि उन्होंने ऑर्बिट का तो डिस्कशन ही नहीं किया, ही वाज जस्ट सेइंग कि भाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली दे यूज्ड टू गेट रिवॉल्व, राइट, और एक टाइम पर जाकर न्यूक्लियस से मिक्स हो जाते हैं। उन्होंने ऑर्बिट की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, एक पोजीशन होती है, तो उन्होंने कहा ही नहीं था। लेकिन बोर सर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है तो वह एनर्जी या तो एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा, कितनी करेगा वो स्पेक्ट्रल सीरीज से उन्होंने बताया था। तो यहां पर स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर ये मेरा एक
फाइनली प्रॉब्लम हो गया, राइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एनर्जी लेवल जो डायग्राम है जो बोहर ने बनाया था अपना हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर, ये उसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, राइट। नाउ द नेक्स्ट, अब समझिएगा। नाउ इन मूविंग अप इन द एनर्जी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, राइट, मूविंग अप, चलो अप मूव करते हैं। यहां पर मैंने लेवल्स बनाए, 1 है, सेकंड है, तो गैप्स कम होते चले जाते हैं, यू नो दैट द गैप्स विल गेट रिड्यूस कंटिन्यूसली, और एक टाइम पर आकर बिल्कुल ये मीट हो जाएंगे। चलिए, तो ये बोलता है मूविंग अप, चलिए हम ऊपर जा रहे हैं, ये रे, चलो ऊपर चलते हैं। तो एनर्जी मेरा क्या होता है, द कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग द एनर्जी स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव एनर्जी स्टेट्स। सर इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, राइट। बहुत ही इजी है, जिस स्टूडेंट को एनर्जी लेवल पता है, दोबारा से मैं वही फिगर बना देता हूं, 13.6 और 3 पॉइंट समथिंग, 1.5 के आसपास, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 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 माइनस, ये रटने की जरूरत ही नहीं है। 4th टाइम मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, तो बच्चा इसमें आंसर क्या होगा, ये बोला अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं कंटिन्यूसली, अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूं, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये वर्ड का ध्यान रखना है, ये वर्ड का ध्यान रखना है। अभी मैं चलो ये करता हूं, मैं कॉन्जिक्यूटिव वर्ड हटा देता हूं, राइट। मैंने ये कहा कि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड मैंने हटा दिया, हो सकता है एग्जाम में कॉन्जिक्यूटिव ना हो, सर ने तो कराया था कॉन्जिक्यूटिव से, एग्जाम में कॉन्जिक्यूटिव नहीं आया, और ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। हम यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नहीं लगाते, बिटवीन 2 हम एनर्जी स्टेट्स लगाते हैं। चलिए, अगर हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस अभी क्या है, 10 के आसपास होगा। अभी 10.2 मैंने सॉल्व किया बेटा, इन दो का डिफरेंस, ये 3.4 है, वो 1.5 है, नियर अबाउट 1.9 के आसपास होगा, राइट गाइस। इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं 0.85, लगभग 0.7 के आसपास होगा, नो डाउट सर। इससे ऊपर जाता हूं तो मुझे अब ज्यादा नहीं करना, राइट, ज्यादा नहीं करना, साफ साफ मुझे दिख रहा है। अगर मैं 2 रेगुलर पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट्स लेता हूं तो यहां 10 है, 1.9 है, 0.7 कंटिन्यूसली इट विल गेट डिक्रीज। तो ऊपर की तरफ अगर जाता हूं तो 2 रेगुलर स्टेट्स के बीच का एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम होता चला जाएगा, राइट। और यहां पर कॉन्जिक्यूटिव उसने नहीं कहा, ये तो कॉन्जिक्यूटिव का केस हो गया, और अगर कॉन्जिक्यूटिव नहीं है तो क्या केस होगा, तो यहां पर क्या ऑप्शन आएगा मेरे पास, दैट विल गेट डिक्रीज। क्या बोल रहा है, पहले डिक्रीज देन इंक्रीज, अरे ये तो ऑप्शन में नहीं आएगा सर, कैसे पॉसिबल है, एक बार घटेगा फिर बढ़ेगा, नॉट पॉसिबल। सिंपली देन यू कैन फाइंड आउट कि यहां पर मेरा कंटिन्यूसली जो एनर्जी का गैप है दैट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग। अब चलो, हम यहां पर कॉन्जिक्यूटिव वर्ड नहीं लगाते, ये आंसर तो मेरा आ चुका, जो क्वेश्चन मेरा केस स्टडी में गिवन है उसका तो मेरा आंसर आ चुका। बात करते हैं, अगर ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड मेरा यहां पर नहीं है, ये कॉन्जिक्यूटिव वर्ड नहीं है, नॉट, ये नहीं है जी यहां पर। अब देख लेते हैं क्या होता है, चलिए, दिस वर्ड इज नॉट देयर। तो बिटवीन 2 एनर्जी स्टेट्स, चलो सर 2 एनर्जी स्टेट्स में अगर मैं बात करता हूं तो कंडीशन सुनिएगा, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो 2 स्टेट कोई भी हो सकती है, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो गई, एक ही हो सकती है, 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 ये तो कोई भी हो सकती है। लेकिन यहां पर भी कुछ पॉइंट फिक्स हैं, यू कैन चेक। देखिए, अगर मैं किसी भी एनर्जी स्टेट को देखता हूं, अगर मैं इन रेगुलर को कंसीडर करूंगा तो मेरा एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, और अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा, राइट, तो मेरा एनर्जी गैप फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, किसी भी स्टेट में अगर मैं कंसीडर करता हूं। देखिए, तो एनर्जी का जो गैप है वो रिड्यूस होगा, लेकिन बेटा अगर 2 वैल्यूज बड़ी हैं तो उनका जो डिफरेंस है वो भी बड़ा आएगा। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, यहां पर ये वैल्यूज अभी टेंस में है, 13, 3.4, 1.5, बस ये 3 वैल्यू ही वंस डिजिट, ये वाली 2 डिजिट में होंगी, ये वंस डिजिट में होगी, उसके बाद ये जीरोस में मतलब पॉइंट्स में शुरू हो जाएंगी। अरे जब ये पॉइंट्स में हो गई तो इनका डिफरेंस भी तो कम होना शुरू हो जाएगा। यहां पर अगर ये पॉइंट्स में आ गए तो उनका डिफरेंस भी तो गिरना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर ये जो डिफरेंस इन्हें कम होना शुरू हो जाएगा, तो सीधी सी बात है सर, ये क्या बोल रहा है, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव की बात करें तो पहले इंक्रीज होता है क्या, पहले इंक्रीज हो रहा था, नो सर, बढ़ा ही नहीं, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज, नो सर।
तो बेटा यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, और अगर मेरे पास कंसेक्यूटिव हो तो सेम दैट आंसर यू कैन मेंशन, लेकिन अगर नॉट कंसेक्यूटिव रैंडमली कोई भी सिचुएशन लोगे तो वहां पर वो आपको बताएगा कि सर ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कि ऊपर तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, नीचे लगा है, तो आप ये बता दें कि कौन से स्टेट से मुझे कौन से स्टेट में जाना है, राइट? क्योंकि केस स्टडी में कुछ भी सिचुएशन मिल सकती है। नाउ द नेक्स्ट, बड़ा आसान, क्या कहता है? ये बोलता है द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम एनजी एन इक्वल टू 4 से लेके ट्रांजिशन है 4 से लेके 5 से लेके 6 से लेके टू एन इक्वल टू 3। बहुत आसान सर, ये क्वेश्चन तो इतना आसान हो गया। ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है और ये मेरे पास ऑर्बिट है। चलिए कलर चेंज कराकर ट्रांजिशन कराना शुरू करता हूं, कलर चेंज करा के ट्रांजिशन करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके सर, उन्होंने ये कहा कि कहां पर आना है? 3 में आना है। अरे सर लीमान, बामर और पाश्चन, थर्ड वाली कौन सी होती है? पाश्चन वाली। चलो राइट, लीमान, बामर और पाश्चन की बात हो रही है, तो दूसरे वाली की बात हो रही है। तो मुझे किस में जाना है सर? अगर मैं किस से 2 वाले से 1 में आ जाता हूं तो लीमान, अगर मैं किसी भी, तो कौन सा हो गया? 4 वाले से किस में आना है मुझे? 3 में। तो 1 में आता हूं तो लीमान, 2 में आता हूं तो बामर और 3 में आता हूं तो पाश्चन। क्वेश्चन तो मेरा पहले ही हो गया। अब आप 4 से 3 में आए, 5 से 3 में आए, 6 से 3 में आए, 7 से 3 में आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो यह पता चल गया कि यहां पर कौन से स्पेक्ट्रल सीरीज होगी, और यहां पर सीरीज कौन सी होगी? सब कुछ साफ साफ लिखा है, पाश्चन। राइट सर, ब्रैकेट नहीं हो सकती थी, बामर नहीं। अगर लीमान होती कब आता? किस में आता? किस में आता? किस में आता? इन यानी किस में होता? 1 में। इसमें किस में आता? 2 में। इसमें किस में आता? 3 में, जो कि आ रहा है। और लीमान, बामर, ब्रैकेट और पी फंड। राइट, तो एक 4 में होता और एक 5 में होता। तो यहां पर क्या किया बेटा इसने कि भाई अगर मैं किसी से भी, राइट, किसी से भी आ जाता हूं n इक्वल टू 3, तो किस में आ रहा है? 4 से 3 में, 5 से 3 में और 6 से भी 3 में। तो लीमान, बामर और पाश्चन। राइट, सो दैट इज क्वाइट इजी। तो ये अगर आपको सीरीज याद है, राइट, सीरीज याद है, तो इनडायरेक्टली उसने क्या करा आपसे? ना तो नादर दे विल आस्क अबाउट द एनर्जी लेवल और नॉर दी स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर द बोर्स मॉडल। वो एक केस स्टडी ऐसे दे सकता है और आपसे घुमा फिरा कर सारे कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। राइट, सो आंसर आपके सामने है। नाउ लेट्स गो थ्रू दी नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट, यहां पर आंसर आपको पता चल गया होगा। द फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम in 1898 was proposed by, किसने प्रपोज किया था? सबसे पहले सर हमने आपको बताया था रदरफोर्ड ने कहा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया, थॉमसन ने किया, नील बोर ने करा। सबसे पहला मॉडल, द मॉडल ऑफ एटम इन 1890, किसने किया था? सर मॉडल किसी ने नहीं दिया था, सबने पहले प्रैक्टिस की थी और दे वर जस्ट ट्राइंग कि भाई एटम होता क्या है उसको हम लोग पहले डिटरमाइन कर सकें। तो उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले हमारे थॉमसन सर आए थे, सबसे पहले थॉमसन सर आए थे, जिन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था? वाटरमेलन का कॉन्सेप्ट दिया था, और जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि बहुत सारे लिमिटेशंस थी। उन्होंने ये कहा था एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन, जिसके जो सीड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिक्स हो। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। एटम का बहुत सारा पार्ट, मोर देन 50% पार्ट तो ब्लैंक होता है। अंदर न्यूक्लियस होता है जिसकी डेंसिटी 10⁻17 के ऑर्डर की होती है। तो सर जी थॉमसन तो हो नहीं सकते, उनका यहां पर जिक्र भी नहीं है। दूसरी बात, रदरफोर्ड सर ने जो अपना मॉडल दिया था, राइट, तो रदरफोर्ड सर के मॉडल में जो लिमिटेशंस थी, तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहां पर जो एटम है, नो डाउट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, राइट, नो डाउट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर,
लेकिन कंटिन्यूसली न्यूक्लियस की तरफ घूमते रहते हैं और जिस वजह से एक टाइम पर जाकर उसे रिकम्बाइन हो जाते हैं और वेस्ट रिकम्बाइन हो जाते हैं और वेस्ट हो जाते हैं। वो तो उनका जो मॉडल था वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था, दिस वाज द मेन इशू, राइट। ओके सर, नो प्रॉब्लम। हमारे जो थॉमसन के बाद ये जे थॉमसन हो गए ना, थॉमसन सर ये तो होंगे ही नहीं, वो अपना मॉडल पर्टिकुलर दे ही नहीं पाए थे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो उसकी प्रेजेंस को शो कर रहे थे, लेकिन उनका ये जो वर्क है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा कमिंग साइंटिस्ट के लिए, जस्ट लाइक रदरफोर्ड, जस्ट लाइक नील बोर्स एंड ऑल दैट, राइट। तो इस तरीके से तो जो यहां पर जो साइंटिस्ट हुए, राइट, तो बोर्स ने अपना मॉडल दिया जो हाइड्रोजन मॉडल जिसको आप लोग जानते हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई यू नो द आंसर। नेक्स्ट, नाउ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय, सबसे पहली स्पेक्ट्रल सीरीज वाज डिस्कवर्ड बाय, आई थिंक आई शुड नॉट गेट राइट ओवर देयर, राइट, लीमन बामर, पास्चर एंड पीफ एंड ऑल दैट। सबसे पहले कौन सी होगी स्पेक्ट्रल सीरीज, राइट, अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो यहां पर कोई डिस्कवर्ड कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। तो पहली स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी होती है, द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज विल बी कौन सी होगी सर, दैट इज द लीमान, राइट, लीमान। और ये हमेशा यूवी रेज को रेडिएट करता है, राइट, यूवी रेज का रेडिएशन ये शो करता है। तो अगर पहली बोले, दूसरी बोले, तीसरी या थर्ड, फोर्थ की अगर बात करें, इवन फिफ्थ की अगर बात करें, सो वी कैन जस्ट मैनेज अबाउट कि सर यहां पर जो स्पेक्ट्रल सीरीज होगा दैट विल द लीमान। गो थ्रू दी नेक्स्ट वन। नाउ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, यू कैन फाइंड आउट इट आंसर। सिंपल फॉर्मूले की जरूरत है यहां पर, देखेगा क्या बोलता है यहां पर, द सेकेंड मेंबर ऑफ द लीमान, सेकेंड मेंबर की बात हो रही है यहां पर सीरीज से, सेकेंड मेंबर ऑफ लीमान सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज अ वेवलेंथ ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, यहां पर क्या बोलता है, वेवलेंथ दे दिया मुझे 5400 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट मेंबर, राइट। तो सेकंड मेंबर की दे दी इसने, राइट। तो ने क्या बोला, सेकंड मेंबर की जो लीमान, तो लीमान का मतलब क्या है, आप किस से आ रहे हैं, राइट, आप कौन से ऑर्डर से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, सेकंड मेंबर ऑफ लीमान, चलिए समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, एंड हियर व्हाट वी हैव n इक्वल टू 1 2 3 4 और ये आ गया 5, राइट। तो यहां से अगर मैं कहूंगा, लीमान की बात हो रही है, फर्स्ट मेंबर दिस वन, सेकंड, तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं अगर यहां से, सो हियर नाउ यू कैन सी दिस। चलिए, तो अगर मैं 2 से 1 में आता हूं या फिर और किससे आ सकता हूं, 3 से 1 में आता हूं। देखो 2 से 1 में मैं आया और 3 से 1 में आया, तो मुझे दोनों के एनर्जी लेवल्स पता है, राइट। आई नो द एनर्जी लेवल ऑफ बोथ ऑफ दीज टू। तो मुझे करना क्या है यहां पर, सर यहां पर मुझे वेवलेंथ दे रखा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज वेवलेंथ 5400। किसकी है ये, अरे सेकंड वाले की है सर। जब मैं 3 वाले से किस में आ रहा हूं, 1 वाले में। तो अगर मैं यहां पर इसको सॉल्व करूंगा, रिडबर्ग कांस्टेंट यहां पर मेंशन करने के बाद 1/λ1 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, आई विल राइट, वैल्यू यहां पर पुट अप कर सकते हैं आप लोग। तो कांस्टेंट और यहां पर अब आप किससे आएंगे, बहुत इजी है सर, यहां पर तो मेरी वैल्यू फिक्स है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। इसका वेवलेंथ उसने पहले से ही दे दिया, सो यू नो द वेवलेंथ अबाउट दिस। करना क्या है, व्हाट यू विल हैव टू डू, केवल आपको सेकंड वाले मेंबर के लिए सॉल्व करना है, फर्स्ट मेंबर के लिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मेंबर के लिए सॉल्व करने के लिए फर्स्ट यू नीड दिस पर्टिकुलर वैल्यू। करना क्या है सर, रेशियो निकाल दीजिए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। थर्ड से 1 में आ जाइए, फॉर्मूला एप्लीकेट कीजिए, सेकंड से 1 में आ जाइए, फॉर्मूला एप्लीकेट कीजिए, दोनों को डिवाइड करने के बाद सिंपल यू विल गेट द आंसर, राइट। सो आई जस्ट टोल्ड यू किस तरीके से सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, फॉर्मूला आई जस्ट टोल्ड यू। और एक पॉइंट और सुन लें, इसकी जो वेवलेंथ होगी, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं एमसीक्यू में दे देता तो सॉल्व कैसे करता मैं इसको, अगर मान लीजिए तो वेवलेंथ अगर मैं यहां पर मेंशन करूंगा, सर ये 1 है, राइट, ये 2 है और ये 3 है। अगर मैं इससे इसमें आया और इससे अगर मैं इसमें आया, सर दोनों का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, तो मेरे पास जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा, तो
तो मेरे पास जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, क्वाइट लेस। लेकिन अगर इससे आऊंगा तो मेरे जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, जो एनर्जी का डिफरेंस होगा इससे अगर मैं आऊंगा तो मेरा एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, और भी ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ और भी ज्यादा कम आएगी। किसकी दे रखी है, सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, ये वाला दे रखा है, तो वेवलेंथ ज्यादा कम है, तो वेवलेंथ क्या आएगी, इससे ग्रेटर। फर्स्ट के लिए वेवलेंथ मेरी क्या आएगी, मोर। राइट, यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ सिंपल फॉर्मूला। राइट गाइस, तो मोर वेवलेंथ विल बी ओवर देयर। चलिए, तो मैंने इसको दोनों एस्पेक्ट से आपको बता दिया, यू कैन सॉल्व इट नाउ। सो हियर व्हाट वी हैव, तो देख सकते हैं हम लोग, सी दैट चलिए, there was a little bit mistake, yeah. So energy level of an atom are shown in the figure, right? Energy level दे रखे हैं. Which one of these transitions result in the emission of photon? In the photon, yeah. चलिए भाई, द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम ये दे रखा है हमारा, किससे किस में आ रहा है, एक ही है, एक ही है, एक है। अच्छा, कोई भी एनर्जी लेवल है, ये एनर्जी लेवल जनरली हमें हाइड्रोजन मॉडल में नहीं मिलते, तो रैंडमली कोई ये एनर्जी लेवल दे दी, शोन इन द फिगर, विच वन ऑफ द ट्रांजिशन रिजल्ट इन द एमिशन ऑफ फोटोन्स, इन द एमिशन ऑफ फोटोन्स। फोटोन ऑफ वेवलेंथ 275, बहुत आसान। करना कैसे है जरा समझिएगा भाई, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, देखो इसको भी मैं करने का तरीका बताता हूं, बड़ा आसान है। आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ा, करना क्या है, इक्वल टू एच न्यू आप मेंशन करोगे सर, बहुत बढ़िया। प्लैंक कांस्टेंट याद है, म्यू क्या है, सी अपॉन लैम्डा। चलो, उसने मुझे ये कहा वेवलेंथ इतनी है, ठीक है, तो मुझे 4 बार लेना पड़ेगा। सर इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा एनर्जी का, कितना आएगा मेरे पास 2, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालूंगा एक बार। इन दोनों के एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास, कितना आएगा 4.5, इससे वेवलेंथ निकालूंगा। इन दोनों का निकालूंगा, इससे वेवलेंथ आएगी, इन दोनों का निकालूंगा, इससे। तो मुझे 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। करो क्या, हम आपको बताते हैं। देखिए, जब मुझे सी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू याद है, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, वेवलेंथ सॉल्व करना है। करना क्या है, यहां पर एनर्जी चेक कीजिए, यहां पर एनर्जी कितनी हो सकती है सर, इट शुड बी 2। यहां पर एनर्जी कितनी हो सकती है, अगर मैं ए वाला ट्रांजिशन कंसीडर करता हूं तो 2 एनर्जी हो सकती है, बी वाला ट्रांजिशन कंसीडर करता हूं तो कितनी हो सकती है 4.5, सी वाला ट्रांजिशन कंसीडर करता हूं तो कितनी हो सकती है, इट शुड बी 2.5, एंड अगर डी वाला ट्रांजिशन कंसीडर करता हूं तो मेरे पास हो सकती है 5.5। तो यहां पर ये चेक करना है कि सर यहां पर आप एक बार ये पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं, और ये भी पुट कर सकते हैं, और ये भी एक बार एक पर्टिकुलर वेव एनर्जी को पुट कीजिए, देन यू विल गेट द पर्टिकुलर ऑफ द वेवलेंथ, जो इससे मैच कर जाए दैट विल बी द आंसर। तो 4 बार इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप वैल्यू रखोगे, देन यू विल केम टू नो कि कौन सी वेवलेंथ आ रही है। राइट, एक बार केवल वैल्यू रखोगे, देन यू विल केम टू नो कौन सी वेवलेंथ आ रही है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। राइट, ऐसा नीट में भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहां पर अगर आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, कुछ नहीं करना, केवल एनर्जी को लेकर आपको ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेट करना, डायरेक्टली यू विल गेट दी आंसर। राइट गाइस, सो हियर तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है अगर यहां पे इस टाइप से क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू गाइस। तो हियर वी हैव डिस्कस फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द एटम द न्यूक्लियर चैप्टर। राइट, थैंक यू सो मच। सो आई होप you are practicing well for your term 2 exams. Thank you.